नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में आपका हिंदी का एक टेस्ट होगा। तो टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या 25 है और हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद सही आंसर बताया जाएगा। तो आप सभी टेस्ट जरूर दीजिएगा और देखिएगा कि आज के टेस्ट में आप कितने प्रश्न कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, बी बघेली, सी अवधी या ऑप्शन डी ब्रज। तो आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है। आप अपना आंसर सोच लीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रज। ब्रज पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी ये तीनों ही पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं और ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भलीभांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसने कहा है या यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी कामता प्रसाद गुरु या डी किशोरी लाल वाजपेयी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आप अपना आंसर सोच लीजिएगा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह परिभाषा, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कामता प्रसाद गुरु ने भाषा के संदर्भ में यह परिभाषा दी थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए कंठ्य व्यंजन, बी मूर्धन्य व्यंजन, सी तालव्य व्यंजन या ऑप्शन डी दंत्य व्यंजन। तो आप अपना आंसर सोच लीजिएगा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करे वहां पर व्यंजन होता है तालव्य व्यंजन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि जीवा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करे वहां पर तालव्य व्यंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए आरजू शब्द में, बी खसरा में या ऑप्शन सी पढ़ाई में या ऑप्शन डी जफर में। तो देखिए, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किस शब्द में किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पढ़ाई में। याद रखिए, ऑप्शन सी राइट होगा, पढ़ाई शब्द में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए घृत, बी अतिन, सी दुग्ध या ऑप्शन डी आंसू। तो राइट आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर सोच लीजिएगा, क्या राइट आंसर है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंसू। आंसू तत्सम शब्द नहीं है, आंसू तद्भव शब्द है। याद रखिए, आंसू कैसा शब्द है? आंसू तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकर आज छुट्टी पर है इस वाक्य का स्त्रीलिंग वाक्य है। ऑप्शन ए नौकरानी आज छुट्टी पर है, बी नौकराइन आज छुट्टी पर है या सी नौकरानी आज छुट्टी पर है या ऑप्शन डी कि नौकरानी आज छुट्टी पर होगी। तो देखिए, नौकर आज छुट्टी पर है इस वाक्य का स्त्रीलिंग वाक्य क्या होगा? तो आप अपना आंसर सोच लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, नौकरानी आज छुट्टी पर है। इस वाक्य का स्त्रीलिंग वाक्य होगा नौकरानी आज छुट्टी पर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं तो हम सीधा राइट आंसर पर ही टिक करेंगे कि निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा। आप अपना आंसर सोच लीजिएगा। तो निर्गुण का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा निह प्लस गुण यानी निर्गुण। और इसमें संधि कौन सी है? अगर आपसे संधि पूछा जाए तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी? तो याद रखिए, यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निह प्लस गुण और यहाँ पर होगी संधि विसर्ग संधि। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापी में कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण या सी गुणवाचक विशेषण या ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, पापी शब्द में कौन सा विशेषण होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि,
सी दिगु या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो देखिए पंचपात्र शब्द में समास होगा, आप अपना आंसर सोच लीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिगु समास। दिगु समास क्या कहता है कि प्रथम पद संख्यावाचक हो। द्विगु समास क्या कहता है कि प्रथम पद संख्यावाचक हो। तो पंचपात्र शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? ऑप्शन ए वचन, बी लिंग, सी पुरुष या ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया का रूप हम जानते हैं कि वचन, लिंग और पुरुष इन तीनों के अनुसार ही बदलता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपस्थित शब्द में अन व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन ए परसर्ग, बी विसर्ग, सी उपसर्ग या डी प्रत्यय। क्या राइट आंसर होगा? आप अपना आंसर सोच लीजिएगा कि अनुपस्थित शब्द में अन व्याकरण की दृष्टि से उपसर्ग है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृषा का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए मिथ्या, बी मृत्यु, सी मुक्ति या डी मित्र। तो राइट आंसर क्या होगा? मृषा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मृषा का अर्थ होता है झूठ। तो राइट आंसर होगा पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, मिथ्या। मृषा का पर्यायवाची शब्द होगा मिथ्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए प्रस्थान, बी विस्थापन, सी अनुत्थान या ऑप्शन डी पतन। तो देखिए उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर याद रखिएगा, उत्थान का विलोम शब्द होगा पतन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्थान का विलोम होगा पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अधित्यका या ऑप्शन बी क्षितिज, सी ऊसर या ऑप्शन डी उपत्यका। तो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है? आप अपना आंसर सोच लीजिएगा। तो राइट आंसर याद रखिए, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द होगा अधित्यका। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अधित्य क्या कहा जाता है या पठार। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द होता है अधित्य का या पठार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम शम शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए उचित और अनुचित, बी सामन और संयम। तो यहाँ पर विकल्प सही कर लीजिएगा, ये समान होगा ना कि सामन। समान और संयम। ऑप्शन सी है सुधार और उपचार। ऑप्शन डी है साधना और बराबर। तो राइट आंसर क्या होगा? सम का अर्थ क्या होता है? समान, और शम का अर्थ क्या होता है? संयम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समान और संयम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, समान और संयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अल्प विराम का उचित प्रयोग हुआ है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि किस विकल्प में अल्प विराम का उचित प्रयोग किया गया है। तो देखिए पहला विकल्प है तो राम, मोहन, श्याम और सोहन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्प विराम का बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है। अगर ऑप्शन बी देखा जाए तो यहाँ पर भी अल्प विराम बिल्कुल सही है। और रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो यहाँ पर भी अल्प विराम बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी विकल्प में अल्प विराम का सही प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। वाक्य है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर सोच लीजिएगा। तो जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कैसा वाक्य है यह? मिश्र वाक्य है, क्योंकि मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें एक वाक्य साधारण या सरल हो और दूसरा वाक्य आश्रित वाक्य हो, तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। तो जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, क्योंकि यह एक मिश्र वाक्य है, ना कि सरल और ना ही संयुक्त। तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए किसी कार्य में विशेष दक्षता या कंजूसी करना या अपनी राय सबसे अलग रखना या डी आवश्यकता से कम खाना। तो डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी राय सबसे अलग रखना। डेढ़ चावल खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ होता है अपनी राय सबसे अलग रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधा खेत खाए चुलाहा पीटा जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए दोष किसी का और दंडित स्वयं होना, या ऑप्शन बी असंभव कार्य करना, सी दोषी को दंड देना, या ऑप्शन डी दोष किसी का और किंतु दंड किसी और को मिले। तो वहां पर ही इस लोकोक्ति का अर्थ है कि गधा खेत खाए और चुलाहा पीटा जाए का मतलब है कि दोष तो किसी और का परंतु दंड किसी और को मिले। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट हो जाएगा कि दोष किसी का और किंतु दंड किसी और को मिले। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए विरोधाभास, बी विशेषोक्ति, या सी विभावना, या डी भ्रांतिमान। तो देखिए जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां पर अलंकार होता है ऑप्शन सी विभावना अलंकार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? जहां पर बिना कारण के भी कार्य का होना पाया जाता है वहां पर विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक, बी श्लेष, सी अतिशयोक्ति, या डी उपमा। तो राइट आंसर क्या होगा कि चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही होगा, रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है। ऑप्शन ए विधानवाचक, या बी इच्छावाचक, सी संकेतवाचक, या डी संदेहवाचक। तो देखिए रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, तो यहाँ पर वाक्य कैसा होना चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संदेहवाचक वाक्य है कि रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, तो ये संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपल उत्पल का सही अर्थ है। ऑप्शन ए ओला और कमल, बी ऊपरी और पानी, सी जवाब और वर्षा, या डी कमल और शैवाल। तो राइट आंसर क्या होगा? उपल और उत्पल का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए उपल का अर्थ होगा ओला और उत्पल का अर्थ होता है कमल। तो राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, ओला और कमल, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए अरबी, बी फारसी, सी तुर्की, या डी जापानी। तो ताश किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर सोच लीजिएगा कि ताश किस भाषा का शब्द होगा। यह होगा तुर्की भाषा का शब्द। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए मच्छिका, बी माछी, सी मच्छी, या डी माच्छिक, या ऑप्शन ई मच्छिका। तो राइट आंसर क्या होगा? मक्खी शब्द का सही तत्सम रूप क्या है? यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था इसलिए लिया गया है। आप अपना आंसर सोच लीजिएगा। मक्खी शब्द का सही तत्सम रूप होगा ऑप्शन ई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मच्छिका। याद रखिएगा मच्छिका किसका तत्सम रूप है? मक्खी का। मक्खी तद्भव है और मच्छिका तत्सम है, याद रखिए। ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। तो ये था आज के टेस्ट का लास्ट प्रश्न। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही गए और आज का टेस्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।